अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़े थे। अब हम कॉन्सेप्ट से आगे कुछ सवाल करने लगे। उन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें हम अभी बहुत पढ़ेंगे। और तो हम अपना बेसिकली आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी। ठीक हो गया। ले जी, कहानी शुरू करते हैं। इसको देखते हैं जरा, थोड़ा सा। अच्छा जी। नहीं जी। अच्छा जी। ले जी, कहानी शुरू करें। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है जी, कैलकुलेट द वैल्यू which should be included in the statement of financial position at the year end। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम किसको कहते हैं? बेसिकली बैलेंस शीट को। ठीक है ना? तो वो पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ऐसे ही है। जी बेटा, वो जो होमवर्क मैंने दिया था वो सेंड करना है, वो मुझे व्हाट्सएप पे करना है। ठीक है ना? व्हाट्सएप पे जो है ना मेरे इनबॉक्स कर देना है। ओके। डन। चले। अच्छा। कैलकुलेट द वैल्यू विच शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड। अब मुझे इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखना है वैल्यू को। बैलेंस शीट की यहाँ पे कौन सी आती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। ठीक है ना? और वो कब होती है रिकॉर्ड? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर होती है तो उस पर एक टेस्ट भी लगता है। वो कौन सा टेस्ट लगता है? हमेशा उसको किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है ना? तो कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से लोअर ऑफ लेते हैं। और एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा जी, एनआरवी का फॉर्मूला होता है, अल्लाह भला करे। ओहो, एक मिनट। एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। एनआरवी स्टैंड्स फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि आने वाले वक्त में ये मुझे कितना पैसा रियलाइज करा के दे सकता है, यानी कि मुझे कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली एनआरवी को कैलकुलेट करते हैं। नहीं नहीं, रेजिडुअल वैल्यू कहां से आ गई यहाँ पे? एनआरवी मीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नोन एज एनआरवी। ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि आने वाले वक्त में ये मुझे कितना पैसा जनरेट करके देगा। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द ईयर एंड बनती है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये करंट एसेट में चली जाती है। और एसेट की डेफिनेशन क्या थी? कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे कितना प्रोवाइड होगा। एसेट की डेफिनेशन यही थी कि एसेट क्या करता है? मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। और करंट एसेट का मतलब क्या होता है? आने वाले साल में ये मुझे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। तो एसेट के की जब हमने बात की तो एसेट में हमने एक रूल सीखा था। वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हमें एक रूल सिखाया था। अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने एक बात सीखी थी कि हमने कभी भी एसेट को ओवर स्टेट नहीं करना।
तो एसिड ओवर स्टेट ना हो जाए, इसकी वजह से हम उसके ऊपर एक टेस्ट लगाते हैं। कौन सा? एनआरवी टेस्ट लगाते हैं कि भाई अगर आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से नीचे जा चुकी हुई है किसी भी वजह वजह की वजह से, तो हमने फिर उसको किस पे रिकॉर्ड करना है? उसको हमने एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। अगर कॉस्ट ही लो पे है तो बट ठीक है, फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि हमने एक रूल और भी सीखा था कि एसिड जो है वो अपनी मतलब बढ़ा चढ़ा के भी नहीं लिखना हमने, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम उस चीज को फॉलो करेंगे। अब उसने मुझे 5 आइटम्स दे रखी हैं। अब मुझे क्या करना है, इन 5 आइटम्स की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करनी है कि व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंटरी। हमारे पास 5 तरह की आइटम्स है, आइटम ए बी सी डी एंड ई। कॉस्ट दे रखी है हर एक की। हमने कहा जी बिल्कुल दे रखी है कॉस्ट। तो कॉस्ट उठाएंगे सबसे पहले। तो एक तरफ तो कॉस्ट लिखेंगे, कितनी है? 2545। अच्छा जी, 25,000। अगली कितनी है? 45,000। उससे अगली कितनी है? 3855। 38,000। ठीक है। 55,000। ओके। और लास्ट क्या है हमारे पास? 47,000। कॉस्ट आ गई। अब मुझे इसके साथ, इसको किसके साथ कंपेयर करना था? मुझे इसको एनआरवी के साथ कंपेयर करना था। एनआरवी का फॉर्मूला क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या दी हुई, सेल्स वैल्यू क्या दी हुई है, आने वाले वक्त में ये कितने का सेल होगा, ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है। और आने वाले वक्त में इसके ऊपर पैसा कितना खर्च होगा। यानी कि एनआरवी जो कैलकुलेट करते हैं, इट इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर एस्टिमेट, क्योंकि ये फ्यूचर की बात करता है। तो ये फ्यूचर एस्टिमेट है बेसिकली, कि आने वाले वक्त में ये कितने का बिक जाएगा और आने वाले वक्त में इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा। ठीक होगी ना बात? तो हमने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या था मेरे पास? प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए उसने कहा जी बिकेगा कितने का? 37,500। कितने पैसे लगाने के बाद? 500 लगाने के बाद। तो फिर ये मुझे नेट में कितना रियलाइज करवा के दे रहा है? 37,000। इसे सेकंड पे आए। हमने कहा जी वो कितने का बिक रहा है? 52,300 माइनस कितना है भाई? 1250 है सेलिंग कॉस्ट। तो माइनस 1250। तो ये कितना रियलाइज करवा के दे रहा है? हमने कहा जी 51,050। ठीक है। फिर प्रोडक्ट सी पे आए। प्रोडक्ट सी कितने का बिक रहा है? कितने की सेल्स वैल्यू है इसकी? 38,500 की। कितने रुपए लगाने के बाद? 2,000 लगाने के बाद। हमने कहा ठीक है। इसको क्या हो गया? ओके। ये क्या हुआ? नहीं, ये गलत फाइल आ गई। एटा मिनट। 1 सेकेंड। इसको क्या हुआ है? अच्छा। हाँ अब ठीक है। अच्छा जी। हाँ जी। हमने क्या कहा उसके बाद? मेरे पास कौन सा आइटम आ गया? थर्ड आइटम, जो कि मैंने कहा था 38,500 की सेल्स वैल्यू है। कितना खर्चा करने के बाद? 2,000 खर्चा करने के बाद।
तो मैंने कहा जी 38,500 लगेगा, मिलेगा। और 2,000 लगाने के बाद तो नेट में कितना रियलाइज होगा, कितने का फायदा होगा मुझे आगे बेचने का? 36,500 का होगा। ऐसे ही है। अच्छा, फिर आगे डी पे। डी वाला कितने का बिक रहा है? हमने कहा जी उसकी सेल्स वैल्यू है 70,000, कितना पैसा लगाने के बाद? 2,800। कहते हैं 70,000 आपका फ्यूचर में लगेगा, और उसको बेचने में आपका 2,800 रुपया खर्च होगा। तो नेट में फिर रियलाइज कितना होगा? 67,200। फिर आ गया ई। ई की सेल्स वैल्यू थी 45,000। हमने कहा ई जो बिकेगा आने वाले कल में, वो 45,000 का बिकेगा। कितने पैसे लगाने के बाद? 1,500 लगाने के बाद। तो नेट में मुझे कितना रियलाइज हो रहा है? 43,500। ओके होगी बात? तो हमने क्या लेना था? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब दोनों में से लोअर ऑफ उठाते हैं। हाँ जी, इसमें क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी? तो हमने कहा जी कॉस्ट लोअर ऑफ है, तो इसको किस पे वैल्यू करेंगे? 25,000 पे वैल्यू करेंगे। ठीक है। बी प्रोडक्ट, कॉस्ट है 45,000 और एनआरवी है 51,050, तो इसको भी कॉस्ट पे रियलाइज करेंगे। 45,000, इसको भी कॉस्ट पे ही लिखेंगे। तीसरा है 38,000 और 36,000, एनआरवी पे इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कितना आएगा? 36,500। लास्ट डी पार्ट जो है उसमें फिर से कॉस्ट है लोअर ऑफ, क्योंकि 55,000 है, दूसरी 67,200 है, तो इसको 55,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। और जो लास्ट वाला है उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कितना? 43,500। तो ये मेरे हर चीज की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन मैंने तो किधर रिकॉर्डिंग करनी है इसकी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो वहां पे ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना कि प्रोडक्ट ए की क्लोजिंग वैल्यू ये है, प्रोडक्ट बी की ये है, आइटम सी की ये नहीं। उधर एक क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट होती है, तो इसका टोटल भी कैलकुलेट करेंगे हम। इन सब का टोटल करेंगे हम। तो बताएं इसका टोटल क्या आ रहा है? 2,05,000 शायद। यस। 2,05,500 मेरी क्या आ गई? टोटल क्लोजिंग वैल्यू, जो मैं जाके कहाँ लिख सकता हूँ? बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके लिख सकता हूँ। ठीक होगी बात? इसमें किसी किस्म का कोई मसला? चले, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 2 की जानिब। क्या कह रहा है? अच्छा, सवाल नंबर 2 में उसने क्या कहा? सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि कैलकुलेट, डिटरमिन cost of issue during the week and cost of inventory at the end of the week using FIFO approach। FIFO अप्रोच यूज करते हुए आपको क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ इशू भी कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक भी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इशू। मेन इसकी तरफ फोकस जाएगा पहला हमारा। पहले हम इससे एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट ऑफ इशू? तो याद रखनी एक बात, दो तरह के लफ्ज आ सकते हैं आपको सवाल में। या तो वो बात करेगा कॉस्ट ऑफ इशू की, या वो बात करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अगर तो वो बात करता है कॉस्ट ऑफ इशू की, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल। वो किसकी बातें कर रहा है?
रॉ मटेरियल की बातें कर रहा है, और रॉ मटेरियल किसको इशू किया जा रहा है? स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जा रहा है। लेकिन अगर वो इस्तेमाल करता है लफ्ज किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स का, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फिनिश गुड्स की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब वो फिनिश गुड्स हैं जो मैं क्या कर रहा हूं, अपने कस्टमर को बेच रहा हूं। ठीक है ना? तो वो सोल्ड लिखा आएगा, उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसके लिए लफ्ज क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ इशू। तो इस चीज का हमने ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल की बातें हो रही हैं या फिनिश गुड्स की बातें हो रही हैं। तो ये एक पॉइंट लिख लेना आपने अपने पास। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू में क्या है? रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होगा? फिनिश गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। ठीक होगी बात? अच्छा, अब उसने मुझे कहा है जी कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द वीक यूजिंग फाइफो मेथड। व्हाट इज मीन बाय फाइफो मेथड? फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज पहले आएगी वो पहले बिक जाएगी, और जो चीज बाद में आएगी वो बाद में बिकेगी। तो हम क्या बनाएंगे बेसिकली, यहाँ पे कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉस्ट कार्ड बनाएंगे। ठीक है। किस मेथड के थ्रू? हमने कहा जी कॉस्ट कार्ड बनेगा फाइफो मेथड के अंदर। तो फाइफो मेथड में हमने क्या करना है? सबसे पहले तो लेकर आनी है रिसीट्स। ठीक है। एक तो रिसीट्स लिखी जाएंगी, रिसीट्स के अलावा क्या लिखे जाएंगे? इशू लिखे जाएंगे, और फिर मेरे पास क्या आएगा? बैलेंस आ जाएगा। ओके होगी बात? तो हमने इस तरह से कुछ चीजें लेकर चलनी है। डन होगी बात? अच्छा, चलते हैं जरा। ले जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना क्या है? रिसीट्स लिखी गई, इशू लिखे गए। इनकी क्या आएगी? क्वांटिटी। ठीक है। इनकी क्या आएगी? क्वांटिटी। इनका रेट, और इनकी अमाउंट। फिर इसका भी क्या आएगा? इसकी क्वांटिटी, इसका रेट, इसकी अमाउंट। फिर इसकी क्वांटिटी, इसका रेट, इसकी अमाउंट। चीजें हमने इस तरीके से लेकर चलनी है। क्वांटिटी आया करेगी, उसका रेट आया करेगा, और उसकी अमाउंट आया करेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आ गया? हमने कहाँ से कहानी शुरू की? हमने कहा जी सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है। 1 अक्टूबर, हमने कहा जी 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है? हमने कहा जी 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बीडी। ठीक है। बैलेंस बीडी कितना है जी? हमने कहा जी 1 अक्टूबर को 10 यूनिट थे। किस रेट पर? पर यूनिट कॉस्ट थी 2 की। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 20। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 20, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना। तो ये बैलेंस में जाएगा 10, रेट 2 का, और टोटल कितने रुपए बने? 20 रुपए बन गए। फिर हम आए नीचे। फिर कौन सी डेट आई मेरे पास? फिर मेरे पास है 2 अक्टूबर। क्या आई? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या हुआ? हमने कहा जी 2 अक्टूबर को ये हुआ कि हमने की है क्या? रिसीट। रिसीट का मतलब क्या होता है? परचेज। रिसीट का मतलब क्या होता है? परचेज। कितने यूनिट्स परचेज किए? 70। कितने यूनिट्स परचेज किए मैंने? 70 यूनिट परचेज किए। ठीक है। अच्छा, किस रेट पे? 2.2 के रेट पे। एक यूनिट कितने का है? 2.2 का है। टोटल कितने पैसे बने?
154, ऐसे ही चेक करते जाइए। यस, बिल्कुल ठीक है। 154। अब मेरे पास बैलेंस कितना आया फिर? बैलेंस में गए। बैलेंस में मेरे पास पड़े हैं 10 यूनिट एक, और 70 यूनिट एक पड़े हैं। ठीक है, कितने वाले? 10 यूनिट है 2 रुपए वाले, और 70 यूनिट है 2.2 वाले। ठीक है, कितने के 70 हो गए? वो 20 के ये हो गए, और 154 के ये वाले हो गए यूनिट्स हमारे पास। ओके होगी बात? तो ये बैलेंस में लिखा जाएगा। फिर हम कौन सी तारीख को आए? हम उड़ के पहुंचे कौन सी तारीख को? थर्ड। 3 अक्टूबर को क्या हुआ? 3 अक्टूबर को हमने इशू किए। अब ये जो इशू कर रहे हैं, ये कौन से इश्यूज हैं? ये वो नहीं है, घरेलू इशू नहीं है। ये हम यूनिट्स इशू कर रहे हैं। किसको यूनिट्स इशू कर रहे हैं बेसिकली? हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूनिट्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स इशू किए जा रहे हैं? हमने कहा जी 40 यूनिट इशू हो रहे हैं। कितने यूनिट इशू हो रहे हैं? 40। तो 40 यूनिट किस हिसाब से होंगे? बैलेंस में जाके देखते हैं। बैलेंस की तरफ आए हम। ठीक है, बैलेंस में पहले ये वाले यूनिट्स आएंगे। कौन से? ये जो ऊपर वाले 10 हैं। हमेशा याद रखिएगा, पहले ये 10 जाएंगे, फिर बाद वाले जाएंगे। तो पहले हमने ये देने हैं, उसके बाद हमने जो है दूसरे यूनिट्स इशू करने हैं। ठीक होगी ना बात? तो इशू में आए, तो हमने कहा जी 40 में से 10 तो पहले जाएंगे कौन से वाले? 2 रुपए वाले। बाकी कितने? हमने टोटल 40 इशू करने थे, तो बाकी 30 इशू होंगे 2.2 वाले में से। तो 10 जाएंगे 2 रुपए के हिसाब से, और 30 जाएंगे 2.2 के हिसाब से। ठीक होगी बात? तो वो 10 कितने के बनेंगे? 20 के। और वो जो 30 2.2 के इशू है, वो कितने के बनेंगे? 66 के। अब ऊपर वाले 10 यूनिट तो क्या हो गए मेरे पास से? खत्म हो गए ना। ये वाले 10 यूनिट तो खत्म हो गए। इन 70 में से भी 30 निकल गए। तो पीछे कितने बचे? हमने कहा जी पीछे मेरे पास बचे हैं 40 यूनिट। कितने? 40 यूनिट बचे हैं मेरे पास। हमने कहा ठीक है। 40 यूनिट बचे कितने वाले? हमने कहा जी 2.2 वाले। कितने के बनेंगे? 88 के। इसमें किसी किस्म का कोई मसला? फिर हम आ गए नेक्स्ट डेट के ऊपर। नेक्स्ट डेट क्या थी मेरे पास? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को क्या किया हमने? 4 अक्टूबर को फिर परचेज की रिसीट आई है। 4 अक्टूबर की क्या आई है? रिसीट आई है। अच्छा, ये क्या? 4 अक्टूबर की जब रिसीट आएगी। अच्छा जी, तो 4 अक्टूबर को क्या हुआ बेसिकली? 4 अक्टूबर को फिर रिसीट आई। अच्छा, कितने यूनिट्स मैंने खरीदे? हमने यूनिट्स खरीदे हैं, अल्लाह भला करे, किधर गया यार? ये तो ये हिला कहाँ से है? ये तो हिल गई चीजें। अच्छा चलो, खैर कोई बात नहीं। कितने यूनिट्स हमने रिसीट किए? 50। ठीक है, 50 यूनिट आए हैं मेरे पास 2.3 वाले। कितने के? 115 के। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना हो गया? 40 यूनिट पहले से पड़े हुए थे, और 50 यूनिट मैं अब ले आया हूँ। ठीक है, 40 यूनिट कितने वाले आए हैं? 40 वाले कितने के थे? 2.2 वाले पड़े हुए थे। ये कितने के हो गए? 2.3 वाले आ गए। ठीक है, तो बैलेंस मेरे पास कितना हो गया? 88 पुराना पड़ा है, और 115 का ये आ गया। 115 का ये आ गया मेरे पास बैलेंस। ठीक है, फिर आ गए हम किसको? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या हुआ? इशू किए मैंने कितने यूनिट? 70 यूनिट।
70 यूनिट अगर मैंने इशू किए हैं तो पहले कौन से जाएंगे, ऊपर वाले 40। 40 वो गए। 40 अगर वो चले गए तो मैं टोटल 70 इशू करने थे, तो 30 और इशू होंगे। हमने कहा ठीक है, 40 कितने वाले, 2.2 वाले इशू होंगे। तो 2.2 वाले ये इशू हो गए कितने के, 88 के। ठीक है। और बाकी जो 30 इशू होंगे वो 40 वाली खत्म हो जाएंगे। ये वाली कहानी मेरे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर मुझे किस में से इशू करने पड़ेंगे, 50 में से। बाकी 50 में से मैं कितने इशू करूंगा, 2.3 वाले 30 यूनिट इशू करूंगा, जो कि कितने के बनेंगे, 69 के बनेंगे। तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बचेगी, 20 यूनिट्स। कितने वाले, 2.3 वाले, जिनकी टोटल कीमत क्या होगी, 46। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अच्छा, अब जरा इसको देख भी लेते हैं थोड़ी डिटेल में, ये क्या हुआ। अच्छा, हमने कहा जी, ये मेरे पास क्या आ गई, बेसिकली ये जो हमने ये कैलकुलेट की, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। दिस इज नोन एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करनी है, तो फिर मैं इश्यूज की तमाम वैल्यूज को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इनका टोटल करोगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इश्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुझे बताएं जरा, इनका टोटल क्या आ रहा है, 20 + 66 +69, इन सब का टोटल बता दें मुझे। 243। ठीक हो गया। मैंने कहा ये भी ठीक हो गई कहानी। तो 243 ये आ जाएगा। ओके होगी बात। तो यही दो चीजें उसने कैलकुलेट करने को कही थी, और हमने ये दो चीजें उसको क्या कर दी हैं, कैलकुलेट कर दी हैं। और मेरा बैलेंस कितना आ गया है, 243। ये तो था प्रॉपर तरीका। कौन सा वाला, कॉस्ट कार्ड अगर मैं बनाऊं तो ये वाला तरीका जो है बेसिकली क्या होगा, अप्लाई होगा। अच्छा, लेकिन अगर हम जरा असूलन थोड़ी सी चीजों को देखें, तो क्या उसने मुझसे कॉस्ट कार्ड मांगा हुआ था इस सवाल के अंदर, क्या उसने मुझसे कॉस्ट कार्ड मांगा था। तो जवाब आया नहीं, उसने तो मुझसे कॉस्ट कार्ड मांगा ही नहीं था। उसने मुझसे मांगा था सिर्फ क्या, उसने तो मुझसे कॉस्ट ऑफ इशू मांगे थे और क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी थी, दैट्स इट। और तो कोई चीज नहीं मांगी थी उसने। तो अगर इस तरह का काम हो जाए और वो आपसे खास तौर पे ना कहे कि मुझे यही चीज कैलकुलेट करके दो, तो फिर हम और काम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमारे पास और भी तरीके हैं चीजें कैलकुलेट करने के। ओके होगी बात, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी चाहिए और दूसरे काम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक और काम कर लेंगे। वो क्या, अब जरा उसकी तरफ देखते हैं, जरा वो कहानी भी पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, वो क्या होगा, हमारे पास, हम एक रफ वर्क करेंगे। क्या, एक रफ वर्क सा करेंगे अपने उस पेपर के ऊपर, और उसके मुताबिक हम चीजें लेके चलेंगे। वो क्या है, आ जाओ जरा वो देखते हैं। हमने कहा जी, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं। हमारे पास 10 यूनिट आए थे, कितने रुपए वाले, 2 रुपए वाले, कितने के, 20 के। फिर मैंने कितने खरीदे,
मैंने कहा जी फिर मैंने खरीदे हैं 10 खरीदे, फिर मैंने 70 खरीदे। ठीक है। उसमें से इशू करता चला गया मैं। कितने इशू किए मैंने? मैंने कहा जी पहले मैंने इशू किए हैं 40। 40 इशू किए हैं, तो 10 तो इसके अंदर से गए होंगे, और बाकी 30 इसके अंदर से निकल गए होंगे। तो इसके अंदर से कितने बचे होंगे? 40। ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 50 और खरीद के ले आया। मैंने कहा जी 50 और खरीदे गए। अब 40 पड़े हुए हैं और 50 पड़े हुए हैं मेरे पास। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 70 इशू किए। तो 70 इशू करते हुए ये भी खत्म हुआ, इसके अंदर से भी 30 खत्म हो गए, तो मेरे पास कितने यूनिट्स बचे? 20 यूनिट बचे आखिर वाले। तो जब आखिर वाले बचे तो आखिर वाले की कीमत क्या थी पर यूनिट? 2.3 थी। तो सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? उसके रेट के साथ, कि आखिर में मेरे पास 2.3 वाले 20 बचे थे, तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 46 आ जाएगी। तो ये आप बगैर उसके भी कर कैलकुलेट कर सकते हो। भाई आप ये वाली वर्किंग जो है उसको शो करा दें, बाकी किसी वर्किंग की शो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ क्या पूछा होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी होगी। और अगर वो कॉस्ट ऑफ इशू पूछ ले, तो आपने क्या करना है? आपने कहना है भाई 10 यूनिट ये भी चले गए थे, ये 10 यूनिट कितने के आए थे? 2 रुपए के। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ इशू की कैलकुलेशन, ये शॉर्टकट है। करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। कॉस्ट कार्ड बनाना हो कॉस्ट कार्ड बना लो, मेरा काम है दोनों चीजें बताना। क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट तो है नहीं कि आपने फिक्स फॉर्मेट ही यूज करना है। तो आप जौन सा मर्जी तरीका जो है वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ इशू में आपने क्या किया, 10 यूनिट 2 रुपए वाले, प्लस ये 70 यूनिट टोटली खत्म हो गए थे ना, तो 70 यूनिट आ गए कितने वाले? 2.2 वाले, प्लस 50 में से सिर्फ 20 बाकी रह गए, तो इसका मतलब है 30 यहां से भी इशू हो गए। कितने वाले? 2.3 वाले। तो आप इन सब का टोटल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कैलकुलेशन करने का। क्लियर होगी बात? इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? फाइफो का बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है। फाइफो को ऐसे ही करना है। फाइफो का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। फाइफो का तरीका यही है करने का, या तो वो कॉस्ट कार्ड बना लो, ठीक है, जैसे हमने बना ली है, या फिर वो वाला तरीका कर लें। डन होगी बात? अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ गया, अल्लाह भला करे। फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा जी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम किस तरीके से करते हैं? दो मेथड थे हमारे पास। या तो फाइफो मेथड इस्तेमाल कर लो, या क्या कर लो? एवरेज मेथड। अच्छा, अब इसमें भी कुछ बातें समझना जरूरी है। वो क्या? हमने ये तो कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हम फाइफो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और हम एवरेज मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो तरीके हमने पढ़ लिए। एवरेज मेथड को क्या बोलते हैं? एफको मेथड। फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। और इसको क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज मेथड। ठीक होगी कहानी? अच्छा, ये मेथड अप्लाई कब करने की जरूरत पड़ेगी? पहला सबसे जरूरी सवाल, हमने कह तो दिया कि फाइव इस तरह सॉल्व होता है, एवरेज इस तरह सॉल्व होता है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब हम जो चीज परचेज करके लेकर आएंगे, जब भी हम क्या करेंगे, कोई चीज परचेज करेंगे, तो वो हमेशा डिफरेंट प्राइसेस पे। जब परचेजेस किस पे आएंगी? व्हेन परचेजेस आर एट डिफरेंट प्राइसेस। जब भी हम उसे डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तब ही हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हेन परचेजेस आर एट डिफरेंट प्राइसेस, तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली फाइफो या एवरेज में से एक मेथड चूज करना है। अगर एक ही प्राइस पे क्या क्या हमेशा परचेज हो रही है,
अलग अलग प्राइसेस पे हो ही नहीं रही। जब भी मैं खरीदने जाता हूँ वो चीज तो मुझे उतनी की मिल रही है। तो तब ना मुझे फाइफो मेथड अप्लाई करने की जरूरत है, तब ना मुझे एवरेज की, क्योंकि फिर तो बात ही एक ही है ना। मैं एक ही चीज पे तो खरीदे जा रहा हूँ। ठीक है ना। हमेशा एक ही चीज पे खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ, तो फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके हो गई ना बात। तो ये चीज जहन में रखनी है। डन। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, अगर एवरेज मेथड यूज करनी पड़े तो फिर एवरेज मेथड में क्या करेंगे। हमने कहा जी, जब भी एवरेज मेथड की बात आएगी ना, फिर उसके अंदर भी फर्दर आगे दो तरीके हैं। कौन कौन से। एक होता है, हमने पीछे पढ़ा था, परपेचुअल सिस्टम। और एक कौन सा सिस्टम पढ़ा था हमने, पीरियोडिक सिस्टम। तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर एवरेज मेथड लगाने का तरीका और है, परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम में तरीका और है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे। लेकिन सर ओल्ड और न्यू स्टॉक को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेशक बस। वो तो सिर्फ उसके लिए तो मुझे क्वांटिटी चाहिए ना, सिर्फ कि कितनी क्वांटिटी आई कितनी क्वांटिटी गई। उसमें मैं एवरेज और फाइफो कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि रेट तो सबका सेम होगा। क्योंकि मैंने तो सिर्फ क्या कैलकुलेट करनी होती है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना। तो मैं तो कॉस्ट कैलकुलेट करने जा, कॉस्ट तो सेम है। तो कौन सा एवरेज मेथड कौन सा फाइफो मेथड, मेरे के साथ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अलग अलग रेट आते तो मैं फाइफो और एवरेज में से कोई एक चूज करता। ठीक है। अच्छा। तो हमने कहा जी, एक परपेचुअल सिस्टम आ गया और एक पीरियोडिक सिस्टम आ जाएगा। परपेचुअल सिस्टम हमने क्या कहा था, हम साथ साथ रिकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे ही था, साथ साथ रिकॉर्डिंग करेंगे, चलेगी। और इसमें पीरियड एंड पे रिकॉर्डिंग चलेगी। तो इसमें पीरियड एंड पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अप टू डेट है और एक पीरियड एंड पे है। अच्छा। अब दोनों का कॉस्ट कार्ड अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, हमने दोनों का कॉस्ट कार्ड जो है अलग तरीके से बनाना है। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा तो हम दोनों तरीके से फिलहाल करेंगे। तो पहले तो हमने कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करनी है, क्लोजिंग। लेकिन कौन से सिस्टम से। पहले हम करेंगे, अल्लाह भला करे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले करने लगे हैं एफको मेथड से, लेकिन एफको में कौन सा, परपेचुअल सिस्टम। अभी आसान वाला करेंगे, परपेचुअल सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। तो हमने क्या लेनी है, हम लेंगे क्वांटिटी, उसका रेट और उसकी अमाउंट। सबसे पहले क्या उठाएंगे, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या थी, ओपनिंग इन्वेंट्री, बीडी बैलेंस। कितने यूनिट से, 10 यूनिट से। 2 रुपए वाले कितने के, 20 के। फिर आया 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का क्या हुई, रिसीट्स। रिसीट्स हुई कितने यूनिट्स की, हमने कहा जी 70 यूनिट खरीदे हैं 2.2 वाले। 70 यूनिट 2.2 वाले कितने के, 154 के। अब हमेशा याद रखना है, जब भी नई परचेज होगी तो एक एवरेज रेट कैलकुलेट होगा अंडर परपेचुअल सिस्टम, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम में साथ साथ रिकॉर्डिंग करनी है हमने। जब चीज आएगी तब रिकॉर्ड करेंगे, जब चीज आएगी तब रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 174। कितने यूनिट्स का, 80 यूनिट्स का। तो हम क्या करेंगे, 174 को डिवाइड कर देंगे 80 पर, और एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि कितनी आएगी, 2.175। अब जो भी इसके बाद आने वाले यूनिट्स हैं, जब तक कोई नई परचेज नहीं होती, क्या, जब तक कोई नई परचेज नहीं होती, मैंने
इसी रेट पे सारी चीजें बेचनी है। ठीक होगी ना बात? तो अब मैंने आगे क्या किया? आगे क्या आया? 3 अक्टूबर। हमने कहा जी 3 अक्टूबर आ गई आगे। 3 अक्टूबर को क्या हुआ? हमने कहा जी 3 अक्टूबर को मैंने क्या किए हैं? इशू किए हैं। कितने यूनिट्स इशू किए मैंने? 40 यूनिट इशू किए हैं। 2.175 वाले। कितने के? 87 के। तो पीछे कितने यूनिट्स मेरे पास बच गए? 40 ही यूनिट बचे मेरे पास। वो किस रेट पे? 2.175 पे। कितने के? 87 पे। ठीक होगी बात? फिर आ गया हमारे पास क्या? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर के क्या हुआ? रिसीट्स हुई। क्या हुआ? रिसीट्स हुई। कितने यूनिट्स? 50 यूनिट्स हमने खरीदे। किस रेट पे? 2.3 के रेट पे। कितने के बने? हमने कहा जी वो बन गए 115 के बन गए। तो टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए? 90। टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए? 90। और टोटल खर्चा कितना हो गया? 202। एवरेज रेट कैलकुलेट किया। 202 का मैंने क्या किया? 90 पे डिवाइड कर दिया। तो बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 2.24। ठीक हो गई बात? ओके। फिर मैंने उसके बाद 5 अक्टूबर को क्या किया? 5 अक्टूबर को मैंने फिर इशू कर दिए। कितने यूनिट्स इशू किए? 70। इस दफा जो 70 यूनिट्स इशू होंगे वो किस रेट पे होंगे? जो लेटेस्ट रेट चल रहा है मेरा एवरेज। अब लेटेस्ट एवरेज रेट क्या चल रहा है मेरा? 2.24। तो अब 70 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दें मल्टीप्लाई 70 को 2.24 के साथ, और बताएं कि ये 70 यूनिट कितने के इश्यू हुए हैं? 156.8। ठीक हो गया? माइनस कर दें और बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची? हमने कहा 20 यूनिट बचे। 2.24 वाले कितने के? 45.2 के। ले जी। ये हमारी क्या आ गई? इसको क्या बोलेंगे हम? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मेरी बाकी बच गई। और अगर मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ इशू में जितने यूनिट्स इशू किए हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा। मैंने एक कॉस्ट ऑफ इशू की थी कितने की? 87 की। प्लस एक मैंने इशू कितने की है? 156.8 की। तो टोटल कितने का मटेरियल मैंने इशू कर दिया? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 243.8। ओके होगी बात? तो हमने इस तरह कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये हमने किसके अंडर किया? अगर मेरा क्या सिस्टम है? परपेचुअल सिस्टम है तो ये कहानी चल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो फिर कहा मुझे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना पड़ेगा। फिर वो तरीके और तरीके से हमने उसको हैंडल आउट करना है। ठीक होगी बात? तो ये तो हमने परपेचुअल सिस्टम के अंदर बना लिया। अब हम किसके अंडर बनाने लगे हैं? अब हम पीरियोडिक सिस्टम के अंदर बनाने लगे हैं। पीरियोडिक सिस्टम में एफको का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। अब हमने कहा जी हमारे पास तीन चीजें: क्वांटिटी, उसका रेट, और उसकी अमाउंट। सबसे पहले क्या लेंगे? 1 अक्टूबर।
ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितने के? 10 यूनिट। 2 रुपए वाले 20 के। और फिर मैंने क्या किए? 2 अक्टूबर को रिसीट किए। कितने यूनिट्स? हाँ जी, कितने यूनिट्स खरीदे थे? 70। 2.2 के रेट पे। कितने के? हमने कहा जी 154 के। फिर हमने एक और रिसीट की, कब? 4 अक्टूबर को। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, तमाम जितने भी यूनिट्स मेरे पास मौजूद हैं उन सब का टोटल ले लेना है। तो मैंने और कितनी रिसीट की थी? 50 यूनिट इशू किए थे। 2.3 के लिहाज से कितने के? 115 के। तो बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 130। टोटल अमाउंट 289। और यहां से हमने क्या निकालनी है? पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। तो बताओ पर यूनिट एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? 289 को 130 पे डिवाइड कर दें। 2.22। ओके। उसमें से मैंने कितने यूनिट्स इशू किए? इशू का टोटल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि एक ही बारी सारी कैलकुलेशन हो रही है ना। तो एक बारी मैंने सारी रिसीट्स इकट्ठी कर दी और अब सारे इशू इकट्ठे करने लगा हूँ। तो इशू कितने हुए थे? एक तो ये 40 हुए थे और एक ये 70 हुए थे। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टोटल कितना आता है? 110। इसका मतलब मैंने इशू कितने किए थे? 110 यूनिट इशू किए थे और अब ये तमाम जो है 2.22 पे लगेंगे। ठीक है। तो भजन करते हैं जरा मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 244.2 माइनस कर दें। और बताएं कि ये जो 20 यूनिट है इनकी टोटल वर्थ इस टाइम कितनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की 289 में से 244.2 माइनस कर दें तो 44.8। ये मेरी क्या आ रही है? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है। ठीक हो गई ना बात? ठीक हो गया। तो दिस इज माय क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ इशू जो है वो ये आ जाएगा डायरेक्टली। तो कॉस्ट ऑफ इशू ये रही। तो बताएं जी, पीरियोडिक में और परपेचुअल में कोई मसला? अब परपेचुअल में जब चीज आ रही थी तब रिकॉर्ड कर रहा था, जब चीज जा रही थी तब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन पीरियोडिक में मैंने सारी रिसीट्स को इकट्ठा कर दिया और बाद में सारे इश्यूज मैंने इकट्ठे करके इशू कर दिए। तो ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एफको मेथड कैलकुलेट की जा सकती है। ओके हो गई बात? उम्मीद है यहां तक कहानी सबको क्लियर होगी। ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नई बातें थोड़ी। नए कॉन्सेप्ट क्या ही हैं वैसे? नए कॉन्सेप्ट तो नहीं है और सवाल है। तो देख लो क्या जहन है, आज करने हैं
या कल कर लें? नहीं नहीं, इसका नहीं है वो। इसका आपको ये, क्योंकि इसका पहले शॉर्टकट बन गया ना। देखो इसका शॉर्टकट क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने फॉर्मेट उस तरह का नहीं बनाया ना, जिसका कॉस्ट कार्ड मैंने फाइफो का बनाया था। इसका कॉस्ट कार्ड ही देखो कितना छोटा सा है। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, बस। इसका वो लंबा चौड़ा, हालांकि इसका भी वो लंबा चौड़ा हो सकता था, वो पहले ही मैंने शॉर्ट फॉर्मेट बनवा दी है। मैंने नहीं इसका बनवाया कि रिसीट का कॉलम अलहदा करो, इशू का कॉलम अलहदा करो, फिर बैलेंस का कॉलम अलहदा करो। वो निगरानी नहीं की हमने। हमने डायरेक्ट 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 चीजें कर ली हैं। ठीक होगी ना बात? ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री होती कितनी तरह की है। तो बेसिकली इन्वेंट्री जो मेरे पास होती है ना, वो हमारे पास होती हैं चार तरह की। ठीक है ना? अच्छा, अब ये मेनली हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि हम जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, मेनली किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमने कहा जी हम मेनली ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पढ़ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि हमने कहा था एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है? एक कौन सी होती है आपकी, जो है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जितनी हम ज्यादातर 95% बातें करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, अब मैंने कहा जी यार मेरे पास कितनी तरह की, चार तरह की इन्वेंटरीज हैं। एक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा मटेरियल है? जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो अभी प्रोसेस में जाएगा, फिर प्रोडक्ट मेरा बनना शुरू होगा, फिर वो एक दिन प्रोडक्ट बनेगा, फिर बन के वो बाहर आएगा। तो रॉ मटेरियल बिल्कुल रॉ है, जिसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई भी। ठीक होगी बात? तो हमने कहा उसे हम क्या कहेंगे कि ये मेरा कौन सा है? रॉ है। तो हमने कहा जी रॉ मटेरियल बिल्कुल ही रॉ होगा, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ हुआ। ठीक होगी बात? तो हमने कहा जी रॉ मटेरियल वो है जो अभी तक बिल्कुल अनप्रोसेस्ड है। इसको फिर हम कहाँ डालते हैं? प्रोसेसिंग में। तो जब ये प्रोसेसिंग वाली स्टेज में चला जाता है, तो फिर ये क्या बन जाता है? ये वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है। ठीक है? तो फिर जिस दिन इसके ऊपर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, तो फिर ये किस में कन्वर्ट होता है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब मसला क्या है इसके अंदर? ये हम जो रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं, ये कब करते हैं? एट द ईयर एंड। तो एट द ईयर एंड जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, जो प्रोसेसिंग में भी नहीं गया अभी तक, वो क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ठीक होगी बात? फिर जो रॉ मटेरियल प्रोसेस में चला गया, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ था प्रोडक्ट एट द ईयर एंड, तो वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। ठीक है? और जो चीज मुकम्मल हो चुकी थी लेकिन अभी तक बिकी नहीं थी, हमने अभी तक बेची नहीं है, अभी बिकना बाकी है, तो वो क्या कहलाएगी? फिनिश गुड इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है ना? तो इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना होगा। चौथा क्या है? स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स मैंने अलहदा से रख रखे हैं अपनी जरूरत के लिए। मैंने कहा यार कल को कोई मशीन खराब हो गई, तो मुझे मार्केट से ना लाना पड़ेगी चीज। मैंने स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं, कुछ टूल्स रखे हुए हैं कि जब मुझे कोई मसला आया तो मेरे पास ये बैकअप पे चीजें मौजूद होनी चाहिए, ताकि मेरी प्रोडक्शन में जो स्टॉपेज लगी है वो ज्यादा देर तक ना लगे। क्योंकि अगर मेरी प्रोडक्शन रुक गई, फॉर एग्जाम्पल मेरी मशीन खराब हो जाती है, तो मशीन रुक जाएगी। तो जितनी देर तक मशीन रुकी रहेगी, कंपनी का नुकसान होता रहेगा, क्योंकि कंपनी यूनिट्स नहीं बना रही होगी। तो जब कंपनी यूनिट्स नहीं बना रही होगी, तो एट दी एंड क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। हम जितनी डिमांड है, हो सकता है हम उतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब ना हो पाए। तो अगर मैं उतने यूनिट्स बनाने में कामयाब ना हो पाया, तो वो मुझे एट दी एंड क्या देगा? बिजनेस में
लॉस देगा। तो लिहाजा उस लॉस को कवर करने के लिए हम स्पेयर पार्ट्स अपने पास ही रख लेते हैं। जैसे गाड़ी में स्टेपनी नहीं रखते कि यार गाड़ी खुदा ना खासा पंचर हो गई तो उसी टाइम बदल लेंगे टायर, हमें कोई बंदा नहीं ढूंढना पड़ेगा पंचर वाला, घसीटा नहीं लगाना पड़ेगा गाड़ी का। तो इसी तरह हम मशीन के लिए भी क्या रख लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स रख लेते हैं कि कोई भी हमें किसी किस्म की मुश्किल आई तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए। तो जब तक वो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो स्पेयर पार्ट्स जो ईयर एंड पे, ये सारी कैलकुलेशन कब हो रही है, ईयर एंड पे हो रही है। ये तमाम कैलकुलेशंस कब है, ईयर एंड पर है। ठीक है। तो हमने कहा जी ईयर एंड पर हो रही है, और ईयर एंड पे अगर एक और काम हुआ तो हमने क्या कहा, हमने कहा जी ईयर एंड पे अगर मेरे पास कोई स्पेयर टूल्स भी पड़े रहे, स्पेयर पार्ट्स या टूल्स जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, तो इनको भी मैंने क्या लेना है, एज ए इन्वेंट्री लेना है। कब तक, जब तक वो चीजें इस्तेमाल नहीं हो जाती। जिस दिन वो स्पेयर पार्ट्स और टूल्स इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेलेबल नहीं, अब सवाल आया कि सर स्पेयर पार्ट्स तो सेलेबल गुड्स नहीं है तो वो क्यों इन्वेंट्री में लेके जाएंगे। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है, व्हाट इज इन्वेंट्री। मेरे पास कुछ आइटम्स पड़े होना, बेसिकली इन्वेंट्री किस में जाती है, आमतौर पे करंट एसेट्स में जाती है। कुछ चीजें मेरे पास ऐसी पड़ी हुई हैं जो मुझे फ्यूचर में क्या देंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी। ऐसे ही है, जिनको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा लेकिन फ्यूचर मुझे क्या दे रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। तो ये भी क्या है, टूल्स क्या है, क्या मैं उनको इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं, मेरे यूज में नहीं है, सिर्फ ये मैंने ला के रखी हुई है, मैंने संभाल के रखी हुई है। ठीक है। तो इन्वेंट्री तो है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स वाली इन्वेंट्री है। ठीक है। मतलब ये वो इन्वेंट्री है जो जिसकी जब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तो नहीं इस्तेमाल करे, साल का आखिर आ गया क्योंकि हम तो ईयर एंड पे चल रहे हैं। ईयर एंड पे कुछ ऐसे टूल्स पड़े हुए थे जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए थे जो मेरे पास अभी इस्तेमाल नहीं हुए। तो जब इस्तेमाल होंगे तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे ना, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो एसिड की डेफिनेशन क्या थी, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। तो ये फ्यूचर में तो इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे ना, जब में इन्होंने इस्तेमाल होना है, इन्होंने मुझे क्या देना है, इकोनॉमिक बेनिफिट देना है। तो जिस दिन तक ये इस्तेमाल नहीं होंगे उस दिन तक ये इन्वेंट्री का पार्ट रहेंगे। जिस दिन इसने मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिया उस दिन इन्वेंट्री से निकाल के इसको एक्सपेंस में डाल देंगे। बात समझ आई है। तो शुरू में ये स्पेयर पार्ट्स क्या रहेंगे, इन्वेंट्री। फिर जिस दिन इस्तेमाल होंगे उस दिन क्या होगा, उस दिन मैंने कहा जी कि वो एक्सपेंस बन जाएंगे। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि उस दिन हमने इसको क्या कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना था। जब इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे इससे मिल जाएगा। ओके होगी बात, कोई मसला, कोई सवाल। चले, ठीक हो गया। अच्छा जी वही वाली बात आ गई, कॉस्ट। हमने जो अगर हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदी जा रही है, परचेज की जा रही है, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल है या फिर वो फिनिश गुड्स हैं, तो अगर मैं अलग अलग प्राइसेस पे उससे क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो फिर मैंने एक मेथड चूज करना होगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए। वो क्या है, या तो फाइफो मेथड इस्तेमाल कर लेंगे या एवरेज मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। फाइफो मेथड क्या था, जो चीज पहले आएगी वो पहले बिक जाएगी, और एवरेज मेथड क्या था, हर परचेज पे हम एक लेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसपे क्या कर दिया करेंगे, अगले आने वाले यूनिट्स इशू कर दिया करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लॉजिकल। पहले फाइफो की बात करते हैं, फाइफो का क्या एडवांटेज है। देखो लॉजिकल है, जो चीज पहले आएगी वो पहले बिकेगी, असूल भी यही होना चाहिए। ठीक है। ताकि वो फिजिकल फ्लो बन सके, हम करते भी यही हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं उनको पहले बेचते हैं,
क्योंकि वो पड़े पड़े हमारे पास क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो खराब तो नहीं होने देना हमने चीजों को। तो अगर मैं बाद में लाने वाली चीजें बेचता रहा तो पुरानी चीजें बिकेंगी नहीं, और वो एट दी एंड क्या हो जाएंगी, पड़े पड़े खराब हो सकती हैं। इसको समझाना आसान है, इजीली अंडरस्टूड है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अप टू डेट प्राइसेस। अच्छा, ये अप टू डेट प्राइसेस पता है क्यों? क्योंकि पुरानी वाली चीजें तो मैं बेच चुका। तो जब मैं पुरानी वाली चीजें बेच चुका हूं तो मेरे पास जो लेटेस्ट बची हैं वो कौन सी बची हैं, जो मैंने बड़ी अमाउंट पे खरीदी हुई हैं। ठीक है, जो मैंने लेटेस्ट वैल्यू पे खरीदी में वही एंड पे बची होंगी, क्योंकि शुरू वाली तो मैं बेच चुका हूँ। तो जब मैं चीज शुरू वाली बेच चुका हूं तो मेरे पास अब वो उस कीमत वाली चीजें बची हैं जो मैंने आखिर में खरीदी थी। तो आखिर में कौन सी थी, लेटेस्ट प्राइसेस। तो लेटेस्ट प्राइसेस जो होती हैं, यानी कि उस पे चीज मेरे पास पड़ी हुई होती है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अप टू डेट प्राइसेस पे मेरे पास चीजें रखी हुई हैं। ठीक होगी ना बात? अच्छा, और IS2 इसकी हमें क्या देता है, इजाजत भी देता है। अच्छा, जिन मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन विद इन फ्यू डेज होती है, डू दे यूज फाइफो और एफको इन जनरल? फाइफो, देखो, जिनका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो तो बिल्कुल ही फाइफो यूज करेंगे ना, उनके लिए तो है ही फाइफो। क्योंकि भाई वो तो उन्होंने फटाफट निकालनी है चीजें। तो जनरली वो फाइफो मेथड ही अपने पास इस्तेमाल करें, तो एवरेज करेंगे तो फिर कर भी सकते हैं, मसला नहीं है। कॉस्टिंग मेथड में दोनों एक्सेप्टेबल हैं देखा जाए तो, लेकिन जनरली उनका क्या चल रहा होता है, प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो फाइफो मेथड अप्लाई हो रहा होता है। क्यों? वो कहते हैं यार जो चीज़ पहले है उसको निकालो, क्योंकि इसका पहले टाइम बहुत थोड़ा है। ठीक है, ये बेचेंगे तो फिर अगली चीज आएगी, वरना ये पड़े पड़े क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली जो उनका चल रहा होता है वो फाइफो पे चल रहे होते हैं। कॉस्टिंग मेथड वो जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल आप बेचने का तरीका आपका फाइफो वाला हो सकता है, कॉस्टिंग मेथड एवरेज मेथड भी हो सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है, हम कर सकते हैं ये भी काम, कि आप मेथड फाइफो वाला अप्लाई करो कि भाई जो चीज पुरानी है वो पहले बेचो, और जब कॉस्टिंग मेथड लगाने लगो, यानी कि अपनी किताबों में जब चीजें लिखने लगो, तो आप एवरेज मेथड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? कहता है इट इज कम्बरसम टू ऑपरेट। देखा था ना, जब हमने फाइफो किया था तो कितना लंबा उसका प्रॉपर प्रोसीजर था। अच्छा जी, हमने पहले खरीदा है, बैलेंस ये आ गया है, फिर एक चीज नहीं खरीदी है, अब नया बैलेंस ये आ गया है, फिर बेची है तो ऊपर वाले को पहले काटेंगे फिर बेचेंगे, फिर जो बाकी बचा होगा वो पुराने में से बेचेंगे। तो कितना लंबा तरीका था बनस्बत एवरेज की। एवरेज में हम क्या करते थे, तमाम यूनिट्स को ऐड करते थे, तमाम उसकी कॉस्ट को ऐड करते थे, एक एवरेज रेट कैलकुलेट करते थे, उसके बाद जितने यूनिट्स बेचने हैं वो इसी एक रेट पे बेच देते थे। तो वो थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है एवरेज वाला, ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है। कहता है इश्यूज में भी आउट ऑफ डेट। इश्यूज जो होते हैं, हम जो इशू करते हैं यूनिट्स, वो आउट ऑफ डेट होते हैं। क्यों? वो पुराने रेट पे चल रहे होते हैं। हालांकि रेट अब चेंज हो चुका होता है, लेकिन हम अभी तक किस रेट पे इशू कर रहे हैं, पुराने पे। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा वो पुराने रेट पे था, तो इस वजह से ये मसला आ रहा होता है। फिर इन टाइप्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई। जब भी प्राइसेस हमारी हाई होती हैं तो हमारे उसके प्रॉफिट जो होते हैं वो क्या आ रहे होते हैं, ज्यादा आ रहे होते हैं। क्यों? किस वजह से? क्योंकि देखो, जो लेटेस्ट प्राइस थी वो महंगी थी, महंगी वाली चीज मेरी आखिर में पड़ी रह गई, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा हो गई। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है तो ITA अगर याद करो तो उसके अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पड़ी हुई है। तो हम उसके अंदर क्या करते थे बेसिकली, क्लोजिंग हम इन्वेंट्री जब कैलकुलेट करते थे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करते थे। तो इन्वेंट्री की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, हमने क्या कहा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो सस्ती वाली चीजें बेची है ना, तो सस्ती वाली चीजें तो फिर कम कॉस्ट की पड़ती थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गए, कम। और अगर कॉस्ट कम हो जाए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जब भी राइजिंग प्राइसेस आएंगी तो आपकी क्लोजिंग वैल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो यानी कि इन शॉर्ट में एक और बात कह सकता हूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है विद प्रॉफिट। क्या है इनका डायरेक्ट रिलेशन है विद प्रॉफिट। और इसी तरह क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। ओके होगी कहानी, इसमें किसी किस्म का कोई मसला। ओके, एवरेज मेथड में क्या कर देते हैं हम, स्मूदन आउट कर देते हैं उसकी प्राइसेस को। जैसे पता है एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं ना हम, तो जब एक रेट कैलकुलेट हो जाता है तो हर चीज उसी रेट पे जा रही है। तो मेरे लिए चीजें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। ठीक हो गया, इजियर टू ऑपरेट है, आईएस टू एक्सेप्ट भी करता है और लॉजिकल भी है। ठीक है, कि भाई जितने यूनिट्स बेचो वो एक ही रेट पे बेच दो तो अच्छा है ना, क्या अलग अलग रेट हर एक का कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इशू जो कर रहे हैं हम, उनकी प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं जिस पे हमने खरीदा है। खरीदने वाला रेट कुछ और था, इशू करने वाला रेट कुछ और आ गया है, तो आपस में इनमें क्या आ रही है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है। ठीक होगी नहीं बात। तो इन्वेंट्री वैल्यूज एंड इशू प्राइसेस में बोथ भी लैग बिहाइंड दी करंट वैल्यूज। और जब हम एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, जो करंट वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू आ रही होती है इसकी, तो कम वैल्यू आ रही होती है तो भाई थोड़ा सा हम लैग कर रहे होते हैं प्राइसेस में, कि जिस जो प्राइस ओरिजिनली चल रही है उस प्राइस पे हम इशू नहीं कर रहे, बल्कि एक एवरेज प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, चीजें इशू कर रहे हैं। ओके हो गई बात, यहां तक किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? चलो आ जाए भाई फिर क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं भाई साहब, पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मिनट लगाए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट कर लें। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एंड इन्वेंट्री इन हैंड एट द ईयर एंड। एक तो कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है ये किसकी बात हो रही है, फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है, और ये कंज्यूमर को बेचा जाएगा। ठीक है, एंड इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हमने कहा जी इसमें कॉस्ट कार्ड तो नहीं बनाने को कहा ना उसने, तो हम कॉस्ट कार्ड के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं पार्ट ए में। ठीक है, तो पार्ट ए में हम कॉस्ट कार्ड के बगैर गुजारा करते हैं। करते हैं जरा कहानी, कि क्या कहानी है। ठीक है, अब मैंने शुरू में कितने यूनिट से, कहता है ऑन January 1st बासित लिमिटेड हैड अ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1000। ठीक है, ऑफ विच कॉस्ट ₹5। अच्छा, पहले मेरे पास 1000 यूनिट पड़े हुए थे, आओ जरा इसके ऊपर, 1000 यूनिट पड़े हुए हैं मेरे पास, फिर मेरे पास कितने आ गए, फिर उसके बाद अगली डेट क्या आई, 1 जनवरी के बाद अगली कहानी कब है, 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या हुई है, परचेजेस। 15 मार्च को क्या हुई है, परचेजेस। हमने कहा ठीक है, परचेजेस आ गई कितने की, 3000 की परचेज आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, 15 मार्च के बाद अगली डेट क्या है, 9 मई। उसके बाद अगली क्या है, 9 मई। 9 मई को 500 यूनिट बेच दिए। अब 500 यूनिट जो बेचे हैं वो इन 1000 में से बेचे हैं, तो कितने बचे, 500। फिर 9 मई के बाद क्या आ गया अगली डेट, अगली डेट आई है 10 जून।
10 जून को हमने 5,000 और खरीद लिए, तो मेरे पास ये बैलेंस पड़ा हुआ है। फिर मैंने आई 10 जून के बाद 25 जुलाई, 25 जुलाई को मैंने 3,000 यूनिट जो हैं वो बेच दिए। तो 3,000 जब बेचे तो 500 ये गया, और 2500 इसके अंदर से चला गया, तो 500 बाकी रह गया। फिर 25 जुलाई के बाद 7 सितंबर आ गया, 7 सितंबर को फिर 2500 यूनिट और आ गए आपके पास। हमने कहा ठीक है। 7 सितंबर के बाद आएगा 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को आपने क्या किया है, सेल कर दी। कितनी? 3500 यूनिट। तो 500 यहां से गए, 3,000 यहां से गए, पीछे 2,000 बच गए। ठीक है, तो ये 3500 भी चला गया। फिर इसके बाद मैंने 12 नवंबर को 1,500 यूनिट और खरीदे, ये वाले। 1,500 ये यूनिट आ गए, 2,000, 2500 और 1,500 पड़े हैं। अब 4,000 यूनिट्स मैंने 23 नवंबर को बेचे। तो 2,000 यहां से गए, 2,000 यहां से गए, पीछे बचा 500। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया? आपने कहा जी, उसके बाद फिर बिके ही हैं कितने? 1,500 और बिक गए। तो 500 इसमें से गया, 1,000 इसमें से गया, तो पीछे बचा 500। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सीधी सीधी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो सीधी सीधी आ गई। आखिर वाली मेरे पास बची है फाइफो मेथड के अंदर। 500 यूनिट बची हैं, और आखिरी मैंने कितने के खरीदे थे? 7.5 के। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो यहीं पे निकल गई हमारी। कितनी आ गई? 3,750। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सारे ऊपर वाले बिक गए हैं। 1,000 पहले बिका, कितने वाला? 5 रुपए वाला, प्लस फिर 3,000 बिका 5.5 वाला, 5,000 बिका 6 रुपए वाला। 3,000, 5.5 वाला, और 6,000, सॉरी 5,000 6 वाला। 5,000 यूनिट्स 6 वाले। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 2500 जो है 7 रुपए वाले। 2500 7 रुपए वाले। और बाकी वो जो 1,500 यूनिट थे आखिरी वाले, उसमें से 500 तो बच गए। इसका मतलब है मैंने 1,000 ही इसमें से जो है वो बेचे हैं। तो 1,000 कौन से वाले बिके? 7.5 वाले। तो बताओ जी कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? हाँ जी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 76,500। फिलहाल भाई मैं आपके ऊपर भरोसा करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी वैल्यू को सच मान रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा किस मेथड से? फाइफो से। फाइफो से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल दी। ठीक है। और मैंने इससे कॉस्ट ऑफ वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली। अब मैं कौन सा मेथड लगाने लगाऊं? अब एवको मेथड जो है वो बेसिकली क्या होने लगा है? अप्लाई होने लगा है। ठीक है ना, एवको मेथड अप्लाई होगा। और एवको मेथड के थ्रू मैं क्या करूंगा? कैलकुलेशन करूंगा। तो सबसे पहले तो डेट पे क्या आएगा? ओपनिंग। कौन सी तारीख को थी ओपनिंग? 1 जनवरी को। सबसे पहले तो मैं 1 जनवरी को आया। 1 जनवरी, बैलेंस बीडी। 1,000 यूनिट है, कितने रुपए वाले? 5 रुपए वाले, 5,000 के। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर उसके बाद
15 मार्च को 3,000 यूनिट इशू हुए। कितने? 15 मार्च को हमने क्या किए, परचेज किए। कितने यूनिट्स? 3,000 यूनिट्स। किस रेट पे? 5.5 पे। तो टोटल कितना आ जाएगा? 16,500। अब मेथड कौन सा यूज होता है? एवरेज मेथड। तो हमने कहा था कि अब इनका क्या कर दोगे, टोटल। तो हमने टोटल कर दिया। टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए? 4,000। कितने के? 21,500 के। अब इसको डिवाइड करें, एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लो कि एवरेज रेट कितना आया। 5.375। ठीक होगी कहानी? अच्छा, फिर 15 मार्च के बाद अगली कहानी का भाई, 9 मई। 9 मई को 500 यूनिट जो थे, सेल हो गए। 9 मई सेल्स। कितने यूनिट? 500 यूनिट। किस रेट पे? 5.375 पे। कर दे मल्टीप्लाई, और बताएं क्या वैल्यू आ रही है। 2688। ओके। कितना आ गया? 2688 आ गया। चलो, तो बकाया कितने बचे? 3,500 यूनिट बचे। 5.375 वाले। कितने के? 18,812। फिर 9 मई के बाद अगला वाकया कब हुआ? 10 जून। 10 जून को फिर 5,000 यूनिट खरीद लाए। 10 जून फिर परचेज कर ली। कितने यूनिट्स परचेज कर लिए? इसको क्या हो गया? कितने यूनिट्स हमने परचेज किए? 5,000 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 6। कितने के बने? 30,000 के। इसका मतलब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 48,812। और टोटल यूनिट्स कितने हो गए मेरे पास? 8,500। तो यहां से मेरे पास क्या निकल आएगी? लेटेस्ट एवरेज कॉस्ट। करें जरा डिवाइड 48,812 को 8,500 पे, और बताएं कि एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। 5.74। फिर 10 जून के बाद अगली कहानी कब आएगी? हमने कहा जी 10 जून के बाद अगली कहानी मुझे मिल रही है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को मैं कितने यूनिट्स बेच रहा हूँ? 3,000। ठीक है। मेरे 3,000 बेच रहे हैं कब? 25 जुलाई को। 25 जुलाई को क्या किए? सेल्स। कितने यूनिट सेल हुए हैं? हमने कहा जी 25 जुलाई को 3,000 यूनिट सेल हुए हैं। तो 3,000 यूनिट सेल हुए हैं किस रेट पे? 5.74 पे। कर दें मल्टीप्लाई। 17,220। निकाल दें, माइनस कर दें, तो पीछे 5,500 यूनिट बचते हैं 5.74 वाले। कितने के? 31,592। ऐसे ही है। 570। नहीं यार, दोबारा एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। 48,812 माइनस 17,220। रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, क्योंकि रेट को तो हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। हम अमाउंट्स को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, 5,500 यूनिट ये हो गया।
फिर 25 जुलाई के बाद अगली कहानी का भाई, 25 जुलाई के बाद अगली कहानी आई है 7 सितंबर। 7 सितंबर को 2500 यूनिट और खरीदे। 7 सितंबर परचेज। कितने यूनिट्स परचेज किए हैं मैंने? हमने यूज परचेज किए 2500 यूनिट। 7 रुपए का एक है। 2500 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आ गया? 17,500। टोटल कितने यूनिट्स हो गए मेरे पास? 8,000 यूनिट्स हो गए। कितने के? 49,092। और यहाँ से एवरेज रेट क्या बना? 8,000 पे डिवाइड किया तो 6 पॉइंट, कितना आ रहा है? 6.136, तो 6.14 कर दें। फिर 7 सितंबर के बाद अगली स्टोरी कब है? मैंने कहा जी 7 सितंबर के बाद आया जी 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को क्या हुआ? कहा जी 18 अक्टूबर को हमने सेल्स की। क्या किया? सेल्स की। 18 अक्टूबर को कितने की? 3500 यूनिट्स की। किस रेट पे? 6.14 के रेट पे। जी। 3500 इंटू 6.14। 21,490। चलें जी। कितने यूनिट बाकी रह गए? 4,500। कितने के? 27,602। ओके। 18 अक्टूबर के बाद अगली स्टोरी कब आई? हमने कहा जी 18 अक्टूबर के बाद हमने क्या किया? 12 नवंबर को परचेज की। क्या किया है? 12 नवंबर को परचेज की है। परचेज। अच्छा। अब सवाल यह आया कि 12 नवंबर को कितने का परचेज किए? 1500 यूनिट। 7.5 के। क्या? 1500 यूनिट 7.5 के। कितने का एक यूनिट परचेज हुआ? टोटल कितने के परचेज हुए, सॉरी? 1500 मल्टीप्लाई बाय 7.5। 11,250। टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 6,000। और टोटल खर्चा कितना हो गया? 38,852। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ से? पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर दे मुझे। 6.48। फिर 12 नवंबर के बाद क्या आया? 12 नवंबर के बाद आई 23 नवंबर। 23 नवंबर को मैंने इशू किए 4,000 यूनिट्स। कौन सी डेट है? 23 नवंबर। 23 नवंबर को सेल्स हुई कितने की? 4,000 यूनिट्स की। किस रेट पे? 6.48 के रेट पे।
जी। कितने बने? हाँ, वो डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने जो ये रेट लिया हुआ है ना, जब आप रेट से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो रेट से मल्टीप्लाई करने में हमेशा डिफरेंट अमाउंट आएगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उसको आपने राउंड ऑफ कर रखा है। ठीक है। 25920। ठीक होगी बात। तो पीछे कितने यूनिट्स रह गए? 2000। 6.48 के। अमाउंट कितनी बची? 12,932। लेकिन बल्कि मैंने ये क्यों किया है? अगली भी तो सेल्स ही थी, मुझे इसको करने की जरूरत ही नहीं है। माजरत। ये हमने भी नहीं करना था, क्योंकि अगली भी क्या हो रही है? सेल ही हो रही है। कौन सी तारीख को? उसने कहा जी अगली सेल आ रही है 12 दिसंबर 1500 की। और कुछ हुआ ही नहीं परचेज बीच में। तो 12 दिसंबर को सेल्स हुई है। कितने की? 1500। कितना? 6.48। कितने की बनी? 9,720। अब ये दोनों माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस बता दो कितना है। क्योंकि अब मेरा आखिर में क्या आएगा? 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 500 यूनिट्स का 6.48 के मुताबिक। कितने का? 3212। तो ये मेरी 3212 क्या आ जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो जितनी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं उन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी होंगी, तो आप कौन कौन सी वैल्यूज ऐड करोगे बेसिकली? एक आप करोगे ये वाली, एक करोगे ये वाली। अच्छा, फिर नीचे आ जाओ। फिर ये वाली ऐड होगी, फिर ये वाली ऐड होगी, और फिर आखिर में ये वाली ऐड होगी। तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी? कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है। हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल्स 2688 प्लस 17,220 प्लस 21490 प्लस 25,920 प्लस 9720। नहीं जी, बताएं जी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी? 77,038। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? वो ये रही। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? ये ले भाई, ये पूरा सॉल्यूशन आ गया। ओके होगी बात। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। क्या ड्रॉप करूं इसके अंदर? जूम ज्यादा करूंगा तो फिर ये पूरा नहीं दिखाई देगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हो जूम ज्यादा है?
ये लो, अब ठीक है। चलो। यहाँ तक गानी ओके। चलो, ओके हो गया। बाकी फिर अब इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। टॉपिक ये हमारा खत्म हो चुका हुआ है। कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह भाई कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।